सामाजिक सक्रियता जो है, सोशल एक्टिविटीज जो है, उनमें भागीदारी आपकी बढ़ी है। ये समाज सेवा से समझा जाए या फिर कुछ और? किसी की भी जिम्मेदारी का आकलन करना, मैं उसको एक नाइंसाफी मानता हूँ। हर एक इंसान की जो एक जिम्मेदारी होती है वो गहरी होती है और अपने हिसाब से बहुत अहम, बहुत जरूरी है। उसकी कदर करना, उसकी इज्जत करना हम सब लोगों का कार्य होता है। चर्चा कुछ इस तरह की है कि चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी आपको देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ चर्चाएं ये भी चल रही है कि बीजेपी की तरफ से राजसमंद से आप अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उतनी की उतनी बात मैंने भी सुनी और मैं इसलिए इसके अंदर सच तलाश रहा हूँ। आपकी ससुराल पक्ष की बीजेपी से नजदीकियां है, इस पर आप क्या कुछ कहते हैं? आज से नहीं, काफी पीढ़ियों से आज के कठिन दौर में यूथ को आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? सोच को उतनी गहरी मत करिए कि फैसले गंभीर होते हैं। हम लोग जो सोचें, जो हम लोग तय करें, जो हमारा संकल्प हो। खमा घड़ी एवरीवन, मैं राजस्थान की एक ऐसी पावन धरा पर मौजूद हूँ जिसकी मिट्टी में आज भी त्याग और बलिदान की महक महसूस होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं मेवाड़ की बात कर रही हूँ, जिस पावन धरा पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे महान कर्मवीर, शूरवीर, राजवीर योद्धा ने जन्म लिया। और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं उन्हीं के वंशज यानी कि श्री लक्षराज सिंह मेवाड़ से। जी हाँ, जो कि मेवाड़ के प्रिंस हैं। और आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे मेवाड़ के बारे में और राजस्थान में मेवाड़ का किस तरह से योगदान रहा, साथ ही लक्षराज मेवाड़ जी का सफरनामा अब तक का कैसा रहा और इसके अलावा आगे उनका क्या कुछ लक्ष्य रहेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले लक्षराज जी, आपका राजस्थान तक पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लक्षराज जी, आप जिस राजघराने में आपका जन्म हुआ है, ये जन्म से ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? कितना चैलेंजिंग ये रहता है और आगे आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ईश्वर की और कुदरत की मेहरबानी से जहाँ पैदा हुआ है, वो अपने आप में भाग्य की नहीं, सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले तो हमें कुदरत को, ईश्वर को, भगवान को जो है वो इस चीज के लिए नमन करना चाहिए और रोज उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि हमें जो माता पिता मिले, हमें जो जगह मिली, हमें जो धरा मिली, उसके लिए जो है हम बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार। और मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी आपके सवाल में, अक्सर लोग इस चीज को एक बोझ के रूप में पूछते हैं। आपने जो है इसको कम से कम एक जिम्मेदारी के रूप में पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के अंदर हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से हम लोग भी हमारे जिम्मेदारी का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। और किसी की भी जिम्मेदारी का आकलन करना, मैं उसको एक नाइंसाफी मानता हूँ। हर एक इंसान की जो एक जिम्मेदारी होती है वो गहरी होती है और अपने हिसाब से बहुत अहम, बहुत जरूरी है। उसकी कदर करना, उसकी इज्जत करना हम सब लोगों का कार्य होता है। और उसी प्रकार से जो है मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने, कुदरत ने व्यक्तिगत तौर पे, जैसे अगर मैं आपके सवाल का अगर जवाब दूँ, बात करूँ, तो मुझे अगर ये मौका मिला इस परिवार के अंदर पैदा होने का, यहाँ मेवाड़ की भूमि के ऊपर उपस्थित होने का, ये वाकई में अपने आप में मेरे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। और हमारे पुरखों ने जो काम करे हैं वो जग जाहिर सी बात है, कोई ऐसा है नहीं कि वो किसी तरीके से सीमित है। उन्हीं चीजों से आज हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं चीजों से हम सीखते हैं, हमारे बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे पिता से, उनको देखकर उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं। और ये रोजमर्रे के जीवन के अंदर ये एक प्रयास और एक कोशिश रहती है कि कैसे पहले दिन से दूसरे दिन को और बेहतर करें और हमारी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ में उसको करने का प्रयास करें। जी लक्षराज जी, ये तो आपने बताया कि आप कैसे अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं। साथ ही जिस तरह से आपने अपनी एजुकेशन की है, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाकर के आए हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी वैल्यूज को बरकरार रखना,
कुछ युवाओं का मानना है कि पुराने जो रीति रिवाज होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स मान लेते हैं, तो ऐसे में आप अपने वैल्यूज को कैसे बरकरार रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बुनियादी तौर के ऊपर इस सवाल के अंदर एक चीज खत्म करना चाहूंगा, आपका और मेरा है, हमारा और आपका। जितना ये संस्कृति और जितने ये त्योहार मेरे हैं वो सभी के। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस संस्कृति का ख्याल करना, इस संस्कृति का रखरखाव करना केवल किसी एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, या किसी एक युवा की या एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। जितनी ये संस्कृति ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारतवर्ष की ये एक संस्कृति है। तो हम कोई ऐसी संस्कृति का निर्वाह नहीं कर रहे जो आपसे या किसी और से या देश में किसी और से अलग। तो पहले बुनियादी तौर पर हमको इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो पद्धति, जो संस्कृति, जो रीति रिवाज हजारों सालों से चलते हुए आ रहे हैं। अब ये बात जरूर हो सकती है कि कुछ लोगों ने उन रीति रिवाज को करना कम कर दिया है, कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, या कुछ लोग आज भी पूरे परंपरागत तरीके से आज भी उन रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। तो ये 3 श्रेणियों में इन चीजों को बांटा जा सकता है। पर ये चीज मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि वो रीति रिवाज इनके हैं, ये इनके हैं। जो रीति रिवाज इस देश के अंदर हजारों सालों से चलते हुए आ रहे हैं, बस प्रयास ये रहता है कि ईश्वर जो है और लोगों से इस चीज की हमारे को ताकत, हमारे को हौसला, हमारे को जुझारूपन, हमारे को कर्मठता जो है वो मिलती रहे, और हम लोग इन रीति रिवाजों का जो है कायदे कानून के साथ में इस चीज को परंपरागत तौर के ऊपर इसका निर्वाह हम लोग करते हैं। आज आप देखिए कि चंद चुनिंदा ही हम त्योहारों की बात करते हैं जो हर परिवार जो है आज की तारीख में इस देश के अंदर मनाता है, और कुछ ऐसे रीति रिवाज हो गए जिसे आपने कहा, दुरुस्त फरमाया, उस बात से एक हद तक सहमत हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात जायज हो जाती है या वो बात सही हो जाती है। आज की तारीख में लोगों की अपनी एक निजी सोच है, वो अपना एक ख्याल बनाते हैं, वो एक दृष्टिकोण से किसी एक चीज को सोचने का एक प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, वो उनकी एक निजी बात है, पर जो चीजें इस देश के अंदर हजारों सालों से चलती हुई आ रही है, आज अगर उस चीज को मुझे करने का या हमारे परिवार को उस चीज को करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आज हम उस चीज को एक सम्मान के साथ में, एक इज्जत के साथ में अगर उस चीज को कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए वाकई में बड़ी खुशी की बात है। इस देश की संस्कृति को अगर जिंदा रखने का एक काम हो रहा है, तो उसमें हमारे को जरूर खुशी मिलती है। और मैं यही प्रयास करता हूँ कि ये कहना, मैं इसको उचित नहीं मानता कि दूसरों को भी करनी चाहिए, पर ये जरूर मैं उचित मानता हूँ कि लोगों को प्रेरित जरूर करें, जो अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धरोहर के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति जो है वो पुनः वापस लौटे। अगर कोई इधर उधर भटक जाएंगे या नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, आज की 21वीं सदी की जो दुनिया है ये बेशक जो है बहुत छोटी हो चुकी है, पर इंसान को इंसान से दूर कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वापस उस चीज को घेरने की, देखने की और उसके ऊपर काम करने की एक आवश्यकता है। तो उम्मीद यही है कि एक प्रेरणा की जोत चले। तो लक्ष्यराज जी, जिस तरह से आप यूथ के भी आइकॉन हो और सोशल मीडिया पे किस तरह का आपका प्रभाव जो है युवाओं के बीच भी देखने को मिलता है, और साथ ही आपने जो समाज सेवा का जिक्र किया है वो भी बड़ा बखूबी है। और लक्ष्यराज जी, तकरीबन 3 सालों में आपकी सामाजिक सक्रियता जो है, सोशल एक्टिविटीज जो है, उनमें भागीदारी आपकी बढ़ी है। ये समाज सेवा से समझा जाए या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, जो चीज जैसी दिखती है उसको वैसा ही समझा जाए, इसमें कहीं कोई इसको अन्य तरीके से या इसके ऊपर और कोई दूसरा रंग या तीसरे तरीके से कोई अमली जामा पहनाने का कोई मैं मानता नहीं कि इसके अंदर कोई गुंजाइश ऐसी है। अगर काम समाज सेवा के क्षेत्र में हुआ है, अगर लाखों वस्त्र को जो है वो अगर बांटा गया है, खाने का अगर वितरण किया गया है, अगर शिक्षा की सामग्री को जो है अगर वो बांटा गया है, और इस प्रकार से अन्य और दूसरे जो काम है वो करा गया, तो देखिए ये कोई काम मैंने नया नहीं किया। ये बात अलग है कि जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, दुनिया जरूर छोटी होती जा रही है, तो लोगों की नजरों में ये चीज ज्यादा आ रही है, पर ये काम काफी वर्षों से चल रहा है, और ये मुझे खुशी है कि व्यक्तिगत तौर के ऊपर भी मैं इस काम को कर पाया। पहले जो है वो अन्य दूसरी चीजों के ऊपर इन चीजों का ध्यान जाता जाता था, अब व्यक्तिगत तौर पे इस काम को कर पा रहे हैं, तो ये भी एक खुशी है। देखिए, अगर मैं ये बात कहूँ कि मुझे इस चीज की खुशी नहीं या मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने इतने लोगों के साथ में मिलकर काम किया और लोगों तक जो है वो
एक मदद पहुंचाने का कार्य में, कहीं ना कहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। पर इस चीज की जो एक अंदरी, एक भीतरी तौर के ऊपर जो आपको एक सुकून और एक चैन जो आपको मिलता है, जिसको शायद शब्दों में पिरोना एक नामुमकिन सी बात होती है। और खास तौर के ऊपर जब उस मदद की आवश्यकता हो, जब प्यासे को पानी मिले, तो उसका जो एक स्वाद है, उसका जो एक चैन है, वो अपने आप में एक व्यक्ति को और प्रेरणा देने का भी काम करता है कि आगे आकर और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने का जो है वो मौका मिले। हर चीज जो है जरूरी नहीं कि रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो, पर वो कहीं ना कहीं हृदय के अंदर जरूर दर्ज होती है, वो ज्यादा खुशी इंसान को देती है। तो उसे बिल्कुल इसी रूप में देखा जाए और यही प्रार्थना करें कि और लोग मजबूत हों, और लोग सक्रिय हों, और हमें भी और ताकत मिले और अच्छा काम जमीन के ऊपर लोगों की सेवा करें। तो आपने बखूबी श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इस बात का जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ में दिया है। हालांकि आपने जो है 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड भी दर्ज कराया है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले लक्ष्यराज जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से आपकी नजदीकियां भी है, तो चर्चाएं कुछ इस तरह की भी है कि चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी आपको देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ चर्चाएं ये भी चल रही है कि बीजेपी की तरफ से राजसमंद से आप अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो सच क्या है? ये देखिए, ऐसा मैंने भी सुना, इसमें कोई शक की बात नहीं। जितनी जानकारी आपके पास में है, जो बात आपने सुनी, उतनी की उतनी बात मैंने भी सुनी, और मैं खुद भी इसके अंदर सच तलाश रहा हूँ। तो अगर कहीं आपको इस सवाल का जवाब मिले तो मेरे साथ जरूर उसको बांटिएगा। आपकी ससुराल पक्ष की बीजेपी से नजदीकियां है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये सच्चाई, वो मेरे जो ससुराल पक्ष के जो परिवार है, वो आज से नहीं, काफी पीढ़ियों से जो है वो राजनीति में रहे हैं। और ये जो बात है बिल्कुल सच्चाई है। और काफी जो मेरी धर्मपत्नी है, उनके दोनों माता पिता जो हैं काफी वर्षों से राजनीति में रहे हैं, और उड़ीसा की राजनीति के अंदर बीजेपी से तकरीबन 30 सालों से व्यक्तिगत तौर पर उन दोनों लोगों ने जो है काफी काम किया है, और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, और वर्तमान में भी उनकी जो माताश्री है वो अभी सांसद भी हैं। तो ये बात जो है ये सच्चाई है, और काफी वर्षों से अच्छा काम उस सरजमीन पर वो कर रहे हैं। 6 बार आपका, यानी कि श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपना नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। चाहे हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर ले, या फिर महिला स्वच्छता प्रबंधन की बात कर ले, या फिर हम बात करें समाज सेवा की, तो लक्ष्यराज जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है, और अब आगे हम कितने रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? अब ये तो पता नहीं आगे कितने बताने वाले हैं, पर हाँ देखिए, कहीं ना कहीं अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से, अपनी जगह से ही जो है इंसान, और जो एक हालात बने हुए होते हैं उसी से कहीं ना कहीं इंसान प्रेरणा ढूंढता है। और मेरे साथ में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ, जब जिस प्रकार की मारामारी पिछले कुछ वर्षों के अंदर चली, और जो हालात हुए, और जो चर्चाएं होती हैं, जो लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उन चीज़ों को देखने के बाद में कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, हमें भी इन चीज़ों के अंदर दखल देनी चाहिए, इन चीज़ों के अंदर मदद करनी चाहिए। देखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है, और प्रयास ये रहता है कि हम लोग अगर छोटी सी भी मदद कर सकें तो उसे करने का प्रयास करें। और अगर कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक खिताब में अगर तब्दील कर लेता है, तो देखिए उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और उसे एक रिकॉर्ड फॉर अ कॉज माना जाता है। कि आज देखिए कि खुशी इस बात की बेशक है कि देखिए सारे काम में 6 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स व्यक्तिगत तौर पर नाम पर होना एक वाकई में खुशी की बात है। मैं अगर इस बात को अन्यथा कहूँ तो शायद वो कहीं ना कहीं इस बात के साथ में नाइंसाफी करने वाली बात होगी। पर इसके साथ में देखिए, एक खुशी की बात इससे कई गुना ज्यादा है, जो अक्सर कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर रह जाती है। और वो बात ये है कि 6 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो हुए हैं वो एक भारतीय के नाम पर हुए, और वो भारत के नाम पर जाते हैं। तो जब आप अपने देश का नाम उस अलंकरण के सामने देखते हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी उस चीज की और ज्यादा हो जाती है। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय के अंदर इस मदद के क्षेत्र में कोई यहीं से आकर इस रिकॉर्ड को अगर तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं खुशी इस बात की ये नहीं होती कि रिकॉर्ड टूटा, खुशी इस बात की होती है कि और लोगों को मदद मिली होगी, और कई गुना और कई बड़े तादाद में लोगों को मदद मिली होगी। तो ये भी एक सोच थी इस चीज के पीछे
कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद के लिए आए। और कई बार ये भी विचार विमर्श हुआ, ये भी घंटों घंटों चर्चा चली कि मदद कर रहे हैं तो नहीं चर्चा करें, नहीं बताएं। तो ऐसे करते हुए कई वर्ष निकल गए कि हम लोग मतलब जो है वो काम करते रहे, पर वो ज़्यादा समाज के अंदर और लोगों के अंदर उस चीज़ की इतनी चर्चा नहीं हुई। और लोगों ने भी कहा कि वो नहीं करनी चाहिए। पर एक पक्ष था जिन्होंने कहा कि देखिए कि इसके अंदर ये बात नहीं है कि अपन इस चीज़ को बाहर ले जाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर ये बात भी है कि अगर बाहर लेकर गए, लोगों तक अगर बात पहुंची, और क्या पता कि कोई और व्यक्ति इसके अंदर अगर प्रेरित हुआ तो अपन कितने लोगों को वंचित रख रहे हैं लोगों की मदद से। तो ये बात कहीं ना कहीं दिल दिमाग में, जहन में बैठी कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि अगर हमने कोई काम किया और अगर उस काम ने किसी को और प्रेरणा दी तो वो इंसान भी जो है कहीं ना कहीं आगे आएगा, मदद का एक हाथ बढ़ाएगा। तो ये सोच के साथ में जो है हम लोग इस चीज को जो है वो आगे लेकर आए और लोगों को प्रेरित करने की सोच से इस चीज को आगे लेकर आए। तो फिर हमने इस चीज को ये रन किया कि रिकॉर्ड फॉर ए कॉज के लिए हम लोग एक काम जरूर करेंगे। और काम हम लोग रोजमर्रा के तौर के ऊपर करते रहते हैं। हर बार रिकॉर्ड बने वो मुमकिन नहीं होता, वो उद्देश्य भी नहीं, पर कहीं ना कहीं जो है वो ये जब रिकॉर्ड बनता है तो उम्मीद यही रहती है कि लोग और इसके अंदर कंधे से कंधा मिलाएंगे, लोग और जो है इसके अंदर आगे आएंगे और अपनों की जो है वो मदद करेंगे। जी, तो लक्ष्यराज जी आप आगे भी और रिकॉर्ड बनाए, इसलिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं अभी से देती हूँ। बहुत लक्ष्यराज जी, आप राज्यपाल की पर्यटन सलाहकार समिति के मेंबर भी हैं, तो तकरीबन 30 वर्षों के बाद में एक मांग को पूरा किया गया है, होटल उद्योग को होटल इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है राजस्थान के अलावा भी अन्य प्रदेश को ये दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, बड़ा खूबसूरत ये बात है। देखिए, सबसे पहले तो 30 वर्षों से भी कई गुना ज्यादा लंबे से ये मांग रही है। और देखिए, जब कोई एक अच्छा कार्य होता है, कोई एक अच्छी चीज पूरी होती है तो उसकी हम लोगों को बिल्कुल छाती ठोक कर कहना चाहिए कि एक अच्छा काम हुआ है। जब हम लोग आलोचना करने में पीछे नहीं रहते तो एक अच्छे काम को बोलने में हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये वाकई में एक ऐतिहासिक कदम है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इतने वर्षों से इस चीज की एक मांग थी, एक दरख्वास्त थी जो अब जाकर कहीं ना कहीं पूरी हुई। और मैं वापस देखिए जो पहले सवालों के अंदर जो चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये और भी लोगों को प्रेरित करेगा, अन्य राज्यों को, अन्य प्रदेशों को भी ये प्रेरित करेगा कि पर्यटन उद्योग को इस चीज की एक आवश्यकता है और इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। पर जो पहला कदम जो उठाया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। उसके लिए हम आज भी जो है वो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी केंद्र की सरकार और अन्य प्रदेश भी जो है इस सोच को उठाए और पर्यटन को जो एक सहयोग देने का काम करे। खास तौर के ऊपर इस मारामारी के बाद में जो हालात बने हैं, ऐसे दौर के ऊपर जब मदद मिलती है तो वो वाकई में बहुत दूर तक जाने का एक काम करेगी और बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा एक सहयोग होगा। और जितने लोग इस क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं उस चीज का आकलन और उन आंकड़ों का आकलन मतलब जो है अगर हम लोग बैठे और करने लगे तो एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। तो आखिरकार में ये सब लोगों की इस चीज से मदद होती है। और दूसरी बात हम लोगों को एक समझने की आवश्यकता ये और है कि जो पर्यटन क्षेत्र है वो इकलौता अपने आप अकेला नहीं चलता, वो बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर चलता है। तो चाहे वो हमारा एविएशन सेक्टर हो और चाहे दूसरी तरफ पे अगर हम बात करें तो चाहे हमारे ऑटो रिक्शा वाला हो, साइकिल वाला हो, फूड वाला हो, तो ये पूरा फासला जो है ये पर्यटन क्षेत्र इस चीज को कहीं ना कहीं जोड़े रखे और एक बांधे रखे का काम करता है। और जब ऐसे क्षेत्र की मदद होती है तो सीधे तौर पे और अन्य दूसरे तौर पे इन पूरे क्षेत्रों को भी इस चीज का फायदा और मदद कहीं ना कहीं मिलती है। तो यही उम्मीद रहेगी और बात बिल्कुल सही फरमाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश भर के अंदर सोच को जो है वो लागू कराया जाए, पर्यटन क्षेत्र के अंदर इस चीज को और देखा जाए और इसको और बेहतर करने की अगर कहीं ना कहीं गुंजाइश हो तो उसके ऊपर भी जो है वो चर्चा की। उदयपुर चूंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अपनी जो है एक पहचान रखता है। अब तक हम देखें उदयपुर शाही शादियों के लिए जो ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलता है, इसके अलावा एक चीज जो हो रही है लक्ष्यराज जी वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स भी यहाँ पर होना शुरू हो चुकी है। हाल ही में हमने देखा कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है, अब दिसंबर में जो है G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इस चीज को इस प्रकार से देखता हूँ कि
आज की तारीख में ये भारत के लिए और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है अपने देश में आ रहे और आज की तारीख के अंदर और उदयपुर का ये सौभाग्य है कि इस शहर के अंदर चीजों को किया जा रहा है। बहुत लंबा समय हुआ जब इस जुमले को हम लोगों ने सुनकर हम लोग पूरे हुए कि उदयपुर इज दी वेनिस ऑफ द ईस्ट, उदयपुर इज दी वेनिस ऑफ द ईस्ट। अब इस प्रकार के कार्यक्रम होने से हम लोग इस चीज को बड़े खुशी से कह सकते हैं कि अब वक्त ये आया है इस जुमले को बदलने का, इस सोच को बदलने का, और कहीं ना कहीं देश और दुनिया इस चीज को इस प्रकार से देखना शुरू करेगी कि वेनिस इज दी उदयपुर ऑफ द वेस्ट। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये पैगाम पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि आज की तारीख में ये देश, ये शहर जो है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय चीजों के लिए जो है वो तैयार है, ये चीजें की जा सकती हैं। और आज हम लोग इस 21वीं सदी के अंदर अपने देश की ताकत को, अपने शहर को किसी भी प्रकार से कम ना समझें और हम लोग अपने आप को पहले जो है वो एक थोड़े से पीछे कदम में हम लोग समझते थे। तो एक मनोबल की श्रेणी से भी अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज भी ऊपर उठी है। और जहाँ तक शादियों का सवाल है और यहाँ तक पहुँचने का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक शहरवासी का इस चीज के अंदर योगदान करना है। ये बहुत कड़ी मेहनत, बहुत कड़ी लगन के साथ में अगले पिछले 30 से 35 वर्षों की मेहनत के बाद ये चीज जो है कहीं ना कहीं इस मुकाम पर पहुंची है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई जादू की छड़ी लेकर आया और रातों रात जो है इस चीज को चलाई। पीढ़ियों की मेहनत, लोगों की मेहनत, शहरवासियों की मेहनत और कुदरत ने जो हम लोगों को झीलें, पहाड़, ये सारी चीजें जो दी हैं, इस चीज को सारे इस समीकरण को हम लोग अगर बैठाएं और देखें तब जाकर कहीं इतने वर्षों के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है वो पहुंच पाए हैं। और ये एक और बात हम लोग थोड़ा सा इस चीज के ऊपर देखें और गौर करें कि उदयपुर को पिछले अन्य वर्षों के अंदर पहले 10 शहरों में अव्वल दर्जे के ऊपर पहले शहर में जो है पहले 15 शहरों के अंदर जो है उदयपुर को जो है पद मिला है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी तुलना उदयपुर शहर की सिडनी से की गई, टोक्यो से की गई, न्यूयॉर्क से की गई, लंदन से की गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो थी काफी समय से चल रही थी, अब जाकर हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम हमको कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अंतरराष्ट्रीय तौर के ऊपर भी हम लोग ये देश और ये शहर दोनों जो है इस चीज के लिए जो है वो पहचाने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं और ऐसे आयोजित और ऐसे कार्यक्रम शहर के अंदर किए जा रहे हैं जिसके लिए हम सभी लोगों ने जो है खूब प्रयास करे, मेहनत करे और आज एक चीज का एक रंग ला, ये हमारे लिए खुशी। बिल्कुल, ये तमाम प्रयास जो है वो मील का पत्थर साबित हो। आपने ये जवाब दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, लेकिन आपकी नज़र में और कौन से डेवलपमेंट है जो कि आपको लगता है कि उदयपुर में होने चाहिए, मेवाड़ में होने चाहिए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे शादी का इवेंट हो या फिर मीटिंग्स का हो, वो डेस्टिनेशन जो है वो उदयपुर के रूप में ही देखा जा रहा है। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी शहर को फलने फूलने के लिए जो है और आगे बढ़ने के लिए जो है वो एक चीज की सख्त आवश्यकता रहती है कि उसका जुड़ाव जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर के ऊपर और हमारे अन्य शहरों से और देश प्रदेश से जो है वो रहे। तो सबसे पहली बात तो है कि चाहे हम उसको रेल के माध्यम से देखें या हवाई यातायात के माध्यम से देखें, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी आज की तारीख में अगर हम लोगों को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो अच्छी तरीके से अन्य शहरों से और अन्य देशों से एक जुड़ने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ के अंदर और मदद अगर मिलती है तो ये शहर और ज़्यादा आगे जा पाएगा। तो आज अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित होता है और अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज अगर यहाँ आना शुरू होते हैं अन्य देशों से, तो वो एक और चीज लेकर आएगा, वो एक और चीज जो है अलग एक परिवेश, अलग एक रूप से उदयपुर को जो है एक पहचान दिलवाने का प्रयास करवाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव जो है वो जरूरी है। तो और अन्य शहरों से अगर हम देश की भी बात करें तो हम लोग अन्य शहरों से भी हम लोगों को जुड़ने की एक आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है वो उस चीज के अंदर हम लोग एक कमी जरूर महसूस करते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसके ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। और देखिए, दूसरी बात मैं हमेशा से कहता हूँ, और वो केवल हमारे शहर तक सीमित नहीं है, मैं देश के सिलसिले में भी हम इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं और हमारे शहर के सिलसिले में भी इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए कि अगर 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की रही और अगर 20वीं शताब्दी में अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी जो है वो हिंदुस्तान की होगी और उसका राष्ट्र कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षा से होकर गुजरता है। तो एक और क्षेत्र जो है जहाँ पर काम किया जा सकता है और अन्य चीजों के ऊपर बढ़ोतरी की जा सकती है वो है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। तो पर्यटन के अलावा
जो है वो एक पहचान शहर में बनाई है, वो बहुत खुशी की बात है। और हम चाहेंगे कि पर्यटन के अलावा भी उदयपुर शहर अपनी जो है शिक्षा, कला और दूसरी चीजों के अंदर भी अपना नाम जो है वो बनाए। पर ये चीजें तब मुमकिन हो पाएंगी जब हम शहर को अन्य जगहों से, शहरों से, देशों से जोड़ने का एक प्रयास करेंगे, चाहे हवाई यातायात हो, रेल से हो, तब जाकर कहीं ना कहीं जो है इसको और मजबूती और ताकत मिलेगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो है वो देश दुनिया में युवाओं के भी आइकॉन है। तो आज के कठिन दौर में यूथ को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो है हमारे युवा साथियों को केवल एक हमेशा एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में रहती है, वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये राय मैं देना चाहता नहीं, पर एक सोच जरूर है जो मैं उनके साथ में बांटना चाहता हूँ कि सोच को इतनी गहरी मत करिए कि फैसले कमजोर होने लगते हैं। हम लोग जो सोचें, जो हम लोग तय करें, जो हमारा संकल्प हो और जिस क्षेत्र के अंदर या जिस सोच के प्रति हम लोग काम करना चाहते हैं उसके प्रति जो है हम लोग कदम उठाएं और उस क्षेत्र के अंदर काम करना हम लोग शुरू करें। जो भी आपको दिल में, हृदय में, मन में आपको अच्छा लगे और जो एक आपकी अंदरूनी तौर के ऊपर एक आपकी जो पुकार होती है उसके प्रति हम लोग काम करें। कई बार हम लोग उसके बारे में अन्यथा इतना ज़्यादा सोचकर अपने आप का मनोबल भी गिरा देते हैं और अपने विचारों को, सोच को भी हम लोग कमजोर कर देते हैं। तो बस हमारे युवाओं को आज की तारीख में अगर एक किसी चीज़ की ज़रूरत है तो दिशा की, और वो कहीं ना कहीं उनके भीतर है, पर उसके ऊपर कई सवाल उठाकर उस चीज़ को जो है वो कमज़ोर कर देते हैं। तो बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सोच को इतनी गहरी मत करिए कि फैसले कमजोर। एक आखिरी सवाल जो कि तमाम दर्शकों के जहन में भी उठ रहा होगा कि आखिरकार श्री लक्षराज मेवाड़ का अगला लक्ष्य क्या कुछ रहने वाला है? नहीं, बस जहाँ तक सवाल है, बस मैं यही ईश्वर से भी और ऊपर वाले से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे को जो है ताकत देते रहें, हमारे को दिशा दिखाते रहें। जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जन सेवा में हो, समाज सेवा में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, उसके अंदर हमारे को दिशा जो है वो मिलती रहे, अच्छे से अच्छा काम कर सकें और जो है एक प्रेरणा के रूप में भी उभर सकें और लोगों को जो है और जोड़ने का काम, उदयपुर को एक ऐसा क्षेत्र और ऐसी जगह बनाए जहाँ पे लोग जो है केवल यहीं से नहीं पर अन्य जगहों से आकर अपने कला की जो है वो प्रदर्शनी देने का एक प्रयास करें। और उदयपुर, मेवाड़, ये हिस्सा जो है इस देश दुनिया के लिए फिर से एक मिसाल बन गई। तो आपने सुना कि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य श्री लक्षराज जी मेवाड़ ने किस तरह से तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ में दिए। तो आप लगातार देखते रहिए इसी के साथ में राजस्थान तक। नमस्कार।